मगध के राजमहल में अमात्य अपने कार्यालय के कक्ष में क्रोध में इधर उधर टहल रहे थे और वहीं मालकेतुनी के नजदीक सर झुकाए खड़ा था। चाणक्य चाणक्य चाणक्य, न जाने कब तक मुझे इस नाम को इस जीवन में सुनना पड़ेगा। ये कहते हुए क्रोध में अमात्य ने एक तलवार निकाल ली और मालकेतु की गर्दन पर रख दी। अमात्य बोले, मुझे ज्ञात नहीं था कि मैंने एक कमजोर घोड़े पर दाव लगाया है जो रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर भाग आएगा। ऐसे करोगे चाणक्य का सामना? तुम्हारे जैसे सैनिक की अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारा अंत आ चुका है। मालकेतु डरते हुए बोला, महामंत्री जी, अगर आपने मुझे मार दिया तो अब चंद्रगुप्त के रहस्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अमात्य ने अपनी तलवार हटा दी और बोले, कैसा रहस्य है? मालकेतु हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं चंद्रगुप्त की माता के बहुत करीब हूं। यदि वो मेरे हाथ आ गई तो हम उसके माध्यम से चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों को मिटा सकते हैं। अमात्य हैरान होकर बोला, कौन है चंद्रगुप्त की माता? जल्दी बताओ मुझे। मालकेतु बोला, मुझे शक है किसी पर जिसका चंद्रगुप्त से संबंध है। अब बस मुझे कुछ समय दें तो मैं प्रमाण के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। अमात्य ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी अवसर होगा। अगर तुमने प्रमाण लाकर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी तो मैं तुम्हें क्षमादान दे दूंगा, लेकिन अगर तुमने यह मौका गंवाया तो तुम्हारी खाल खिंचवा कर उसमें भूसा भरवा दूंगा। मालकेतु की जान में जान आ गई। वो बोला, धन्यवाद महामंत्री जी, मैं आपकी उम्मीदों पर पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मेरा विश्वास मानिए, अगर मैं प्रमाण तक पहुंच गया तो हम एक तीर से दो शिकार कर पाएंगे, पहला चंद्रगुप्त और दूसरा चाणक्य। अमात्य ने उसकी बात पे हामी भरी। मालकेतु खुशी खुशी अमात्य के कक्ष से बाहर निकल गया। वहीं अमात्य ने मन ही मन सोचते हुए कहा, मैं भी जानने का इच्छुक हूं कि आखिर चंद्रगुप्त में ऐसा क्या है कि चाणक्य उस पे इतने न्यौछावर हैं। इधर मगध में मंत्री शंभुनाथ अपने कक्ष में बैठे थे। उनके कक्ष में कोई रोशनी नहीं थी। तभी उनके कक्ष के द्वार पर किसी की दस्तक हुई। शंभुनाथ ने बैठे हुए ही कहा, द्वार खुला है, अंदर आ जाओ। उनका गुप्तचर श्वेत बाहु द्वार खोलकर अंदर आ गया। शंभुनाथ को अंधेरे में अकेला बैठा देखकर उसने पूछा, मंत्री जी, आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? इतना बोलकर वो रोशनी करने के लिए मशाल की तरफ बढ़ा तो शंभुनाथ ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दो श्वेत बाहु, आज मैं भी अंधेरे का स्वाद चखना चाहता हूं। जब पूरा मगध ही अंधेरे में डूब रहा है तो मेरे कक्ष की रोशनी कितना उजाला दे सकती है? श्वेत बाहु ने मशाल जलाते हुए कहा, उजाला भले ही ना दे, लेकिन उजाले में बैठकर आप मगध के अंधकारमय भविष्य को प्रकाशित करने के बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे आपके लिए एक सूचना है। शंभुनाथ बोले, कहो, क्या सूचना है? श्वेत बाहु बोला, अमात्य का एक सेवक मालकेतु तक्षशिला से आया है और साथ ही राजहंस नाम का एक अन्य व्यक्ति भी। उसने शंभुनाथ को वो सारा घटनाक्रम कह सुनाया जो उसने अमात्य के कार्यालय में देखा था। यह सुनकर मंत्री शंभुनाथ चिंता में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, आखिर उस पत्र में ऐसा क्या था जो अमात्य ने अपने ही गुप्तचर पे हाथ उठा दिया, लेकिन उसे मारा नहीं? ये सब हो क्या रहा है? शंभुनाथ को अब चाणक्य की चिंता भी सताने लगी। एक ही समय में तक्षशिला से दो लोगों का आना उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। तभी उनके घर के मुख्य द्वार पर खटखटाने की आवाज हुई। शंभुनाथ बोले, इतनी रात को भला यहां कौन आ सकता है? यह सुनकर श्वेत बाहु चौकन्ना हो गया। शंभुनाथ मुख्य द्वार के पास गए और उन्होंने जालीनुमा खिड़की से झांक कर देखा तो वहां राजहंस खड़ा था। उसे देखते ही उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वो खुद से बोले, ये तो राजहंस है, पर ये यहां क्या करने आया है? कुछ सोचते हुए शंभुनाथ ने द्वार खोल दिया। द्वार खोलते ही राजहंस अंदर आया और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, मैं छुपते छुपाते यहां तक पहुंचा हूं। किसी ने देख लिया तो अमात्य को मुझ पर भी शक हो जाएगा। आचार्य चाणक्य ने आपके लिए एक संदेश भेजा है।
कहते हुए उसने एक ताड़पत्र शंभुनाथ को थमा दिया। शंभुनाथ ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अंदर कक्ष में आओ। उसकी अनुमति पाकर राजहंस तुरंत कक्ष के अंदर आ गया और पीछे से शंभुनाथ ने मुख्य द्वार बंद कर लिया। अंदर घुसते ही राजहंस को शंभुनाथ के कक्ष में एक व्यक्ति और दिखा। शंभुनाथ ने राजहंस से श्वेत बाहु का परिचय करवाया। उसके बाद उन्होंने उत्सुकतावश राजहंस से पूछा, जहां तक हमें ज्ञात है तुम तो आचार्य गजानन के सेवक हो, फिर चाणक्य का संदेश लेकर तुम कैसे आ गए? राजहंस बोला, सेवक था, अब मैं आचार्य चाणक्य का वफादार हूं। और फिर राजहंस ने एक ही सांस में तक्षशिला में हुई सारी घटना शंभुनाथ और श्वेत बाहु को बता दी। शंभुनाथ ने तारीफ करते हुए कहा, चाणक्य के आगे किसी का भी टिक पाना नामुमकिन है। उन्होंने चाणक्य के भेजे ताड़पत्र को पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, न्याय के प्रकाश पर अगर अंधेरे की परत चढ़ जाए तो उसे मिटाने के लिए या तो सूर्योदय की प्रतीक्षा करो या फिर मशाल जलाकर उस अंधेरे को हमेशा के लिए नष्ट कर दो। बाहु ने आश्चर्य से पूछा, मंत्री जी, इसका अर्थ क्या हुआ? शंभुनाथ मुस्कुराते हुए बोले, ये एक गुप्त सूचना है, ताकि किसी के हाथ लगने पर भी इसकी गुप्तता बरकरार रहे। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर अमात्य ने मालकेतु को दंड नहीं दिया तो हमें ही उसे पकड़ना या नष्ट करना होगा। श्वेत बाहु बोला, मंत्री जी, मालकेतु तो अभी तक जिंदा ही है, उसे अमात्य ने मारा ही नहीं। शंभुनाथ ने सोचते हुए कहा, वही तो मेरी समझ से परे है कि आखिर अमात्य मालकेतु को जीवित रखकर क्या करना चाहते हैं, और तक्षशिला के गुरुकुल से आए पत्र का जवाब तो उन्हें देना ही चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। राजहंस बोल पड़ा, शायद अमात्य के मन में कोई योजना हो आचार्य चाणक्य या चंद्रगुप्त के विरुद्ध, और इसीलिए मालकेतु को अब तक जिंदा रखा हो। श्वेत बाहु तुरंत बोला, मंत्री जी, अगर आप बोले तो मैं अभी मालकेतु को मौत की नींद सुला देता हूं। शंभुनाथ ने बोला, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके कारण अमात्य ने उसे अभी तक जीवित रखा है। तुम एक कार्य करो, अमात्य के साथ साथ मालकेतु पर भी दृष्टि बनाए रखो। जैसे ही उस रहस्य का पता चले उसे चुपचाप मौत की नींद सुला दो। श्वेत बाहु ने सर झुकाकर कहा, जी मंत्री जी। तभी राजहंस बोला, मैं भी मालकेतु के निकट रहकर उस रहस्य का पता लगाने की कोशिश करता हूं, उसे मुझ पर शक नहीं होगा। शंभुनाथ ने हामी भरी। श्वेत बाहु और राजहंस शंभुनाथ के कक्ष से निकल गए। अगली सुबह तक्षशिला में जब सुकन्या को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कक्ष में पाया। उसे अपना बिस्तर थोड़ा नरम प्रतीत हो रहा था। उसने अपने आसपास हाथ फेरा तो उसे कुछ रेंगता हुआ सा प्रतीत हुआ। वो उठी तो उसे लगा जिस बिस्तर पे वो सोई थी वहां बहुत कुछ रेंग सा रहा था। कोई रेंगते हुए उसके हाथ तो कोई पैरों पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। सुकन्या के हाथ पैर कांप उठे। उसने जोर से पुकारा, आचार्य चाणक्य, आप कहाँ हैं और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर से पुकारा, कोई है यहाँ की नहीं? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? तभी उस अंधेरे कक्ष में चाणक्य की आवाज गूंजी, तुम्हें इस अंधेरे की आदत डालनी होगी पुत्री, क्योंकि यही अंधेरा तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगा। सुकन्या ने आवाज की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन अपने आप को इतने रेंगते हुए जीवों से घिरा देख उसे पांव आगे रखने की हिम्मत नहीं हुई। उन जीवों के फुफकारने की आवाजों से पूरा कक्ष गूंज उठा। सुकन्या खुद से बोली, तो भयानक सांपों के फुफकारने की आवाज है। इसका अर्थ यह है कि मैं रात भर सांपों के साथ सोने की सच्चाई जानकर सुकन्या का रोम रोम कांप उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। चाणक्य बोले, क्या हुआ पुत्री, तुम डर गई? सुकन्या से कुछ बोलते ना बना। चाणक्य ने फिर पूछा, तुम्हें किससे डर लग रहा है, इस अंधेरे से या उन सांपों से जो इस वक्त भी तुम्हारे आसपास ही मंडरा रहे हैं? सुकन्या हिम्मत जुटाते हुए बोली, आचार्य, मैंने तो अंधेरे से उसी दिन मित्रता कर ली थी जब मेरे माँ बाबा की हत्या हुई थी। अब तो अंधेरे से एक नाता सा हो गया है।
लेकिन सांपों से डर लगता है। लेकिन पुत्री, इन सांपों से भी ज्यादा खतरनाक तो वो होते हैं जो मुंह में गुड़ और मन में विष लिए रहते हैं। और इस जीवन में तुम्हें हर पल, हर कदम पे ऐसे सांपों का सामना करना ही होगा। सुकन्या को चाणक्य की बात सही लगी। वो बोली, आप सही कह रहे हैं आचार्य। चाणक्य बोले, तो फिर हिम्मत जुटाओ और आगे बढ़ो, मेरी आवाज की दिशा में। मुझ तक पहुंचने का प्रयत्न करो। पुत्री, कोई कांटों पे चलता है तो कोई कांटों की शैया पे सोता है। तुम विषधरों की शैया पे सोई हो और अब उन पे चलकर तुम्हें मुझ तक पहुंचना है। और इस अंधेरे में मुझ तक पहुंचना यानी अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचना। चाणक्य की बातों ने सुकन्या के शरीर में एक नई स्फूर्ति भर दी और उसने अपना ध्यान केंद्रित कर सुनने की कोशिश की कि चाणक्य कहां पे खड़े होकर उसे आवाज दे रहे हैं। वो आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। उसने अपने पांव इस तरह से जमीन पर रखे ताकि कोई भी सांप दब कर उसे डसे ना। इस बीच कोई सांप उसके हाथ या पैर पर चढ़ने का प्रयत्न करते तो वो उन्हें कोमलता से पकड़कर अपने से दूर कर देती। आखिरकार चलते चलते वो चाणक्य के निकट पहुंच गई और बोली, आचार्य, आप यही है ना? उसी क्षण चाणक्य ने उस कक्ष की खिड़कियों के ऊपर से पर्दा एक एक कर हटाना शुरू किया। कुछ ही देर में उस पूरे कक्ष में सूर्य की रोशनी फैल गई। सुकन्या ने एक नजर पलटकर अपने बिस्तर पर देखा तो वहां कई सारे सांप रेंग रहे थे। सुकन्या असमंजस में बोली, आचार्य, क्या मैं जान सकती हूं कि इतने सारे विषधरों के साथ आपने मुझे क्यों सुलाया? यदि इनमें से कोई भी मुझे डस लेता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, इनमें से एक भी सांप जहरीला नहीं है पुत्री। सुकन्या आश्चर्य से बोली, तो फिर? चाणक्य बोले, ये तुम्हारे लक्ष्य का पहला चरण था। विषकन्या बनने से पहले विषधरों के साथ रहकर ही तुम्हारा भय खत्म होगा। सुकन्या हैरानी भरे स्वर में बोली, विषकन्या? चाणक्य बोले, हाँ पुत्री, अब तुम एक साधारण कन्या नहीं रहोगी, तुम बनोगी विषकन्या। सुकन्या यह सुनकर चौंक गई। उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने ये सुना अवश्य था कि विषकन्याएं होती हैं, लेकिन आज वो खुद एक विषकन्या बनने जा रही थी। चाणक्य समझाते हुए बोले, पुत्री, अब यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। तुम्हें अब विषकन्या बनकर ही अपना जीवन गुजारना होगा। सुकन्या ने सोचते हुए कहा, आचार्य, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आपने मेरे लिए जो सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। मैं अपने लक्ष्य को पाने का हर संभव प्रयास करूंगी। चाणक्य बोले, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद है। जहां तक्षशिला में सुकन्या को उसके जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो चुका था, वहीं मगध में मालकेतु अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहा था। वो हर पल मुरा पे दृष्टि रखे हुए था। मुरा महारानी की सेवा के लिए उनके कक्ष में जा रही थी। उसने जैसे ही महारानी के कक्ष में कदम रखना चाहा, तभी पीछे से मालकेतु ने जोर से कहा, चंद्रगुप्त। किसी के मुंह से चंद्रगुप्त शब्द सुन के मुरा के कदम वहीं कक्ष के बाहर ही ठहर गए। वो ठिठक कर वहीं खड़ी हो गई। मालकेतु ने एक बार फिर पुकारा, चंद्रगुप्त। मुरा ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अचानक से पीछे पलटी और आवाज की दिशा में भागी। मुरा जैसे ही मालकेतु के पास पहुंचने वाली थी कि वो वहीं एक खंबे के पीछे छिप गया। मुरा ने ढूंढने का प्रयास किया कि उसके पुत्र का नाम कौन पुकार रहा था, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। उसने खुद से कहा, आखिर यहां मेरे पुत्र का नाम कौन ले रहा था? मालकेतु ने जब यह सुना तो उसके चेहरे पे कुटिल मुस्कान आ गई। कौन है यहां? मुरा चिल्लाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। मुरा खुद से बोली, यह अवश्य मेरा भ्रम था। हर घड़ी अपने पुत्र के बारे में सोचती हूं ना, इसलिए अब उसका नाम भी सुनाई देने लगा है। वो वहां से महारानी के कक्ष की तरफ चल दी। उसने अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर से मुड़कर देखा, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखा। वो महारानी के कक्ष में प्रवेश कर गई। उसके महारानी के कक्ष में प्रवेश करते ही खंबे की ओट में छुपा मालकेतु बाहर निकला।
उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, आखिरकार मेरा शक सत्य प्रतीत हुआ। ये औरत चंद्रगुप्त की मां ही है। अब मुझे इसके विरुद्ध बस प्रमाण हासिल करना है, ताकि अमात्य का विश्वास मुझे फिर से हासिल हो सके। वो मुस्कुराते हुए मुरा के विरुद्ध प्रमाण की तलाश में वहां से निकल गया। तक्षशिला में चाणक्य अपनी कक्षा की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी तांबी उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके साथ सूरजमल भी था। तांबी कुछ चिंतित नजर आ रहा था। चाणक्य ने उससे पूछा, क्या हुआ तांबी, चिंतित नजर आ रहे हो? तांबी बोला, चिंता की ही बात है आचार्य। मेरा एक सेवक आज सुबह ही एक संदेश लेकर आया है। मेरे मूल के सभी आदिवासी अपना अपना घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे जल्दी ही वहां बुलाया है, और यदि मैं समय पे नहीं पहुंचा तो वो सब वहां से चले जाएंगे। ये सुनकर चाणक्य सोच में पड़ गए। वो बोले, ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो। उनकी बात सुनकर भी तांबी को संतोष नहीं हुआ। उसने कातर दृष्टि से सूरजमल की ओर देखा। चाणक्य उसके मन की बात भांप गए। चाणक्य बोले, कुछ कहना चाहते हो तो स्पष्ट कहो। तांबी बोला, आचार्य, आपने कहा था कि आप भी मेरे साथ चलेंगे और मेरे लोगों को समझाएंगे। हाँ, मुझे याद है। तांबी बोला, तो कृपया आप भी मेरे साथ चलिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे लोगों को समझाने में कामयाब हो पाएंगे। तांबी की बात सुनकर चाणक्य ने कुछ देर मन ही मन सोचा और बोले, ठीक है, मैं अवश्य जाऊंगा। उससे पहले मुझे कुलपति महोदय से इस संबंध में बात करनी होगी। तांबी ने उन्हें धन्यवाद कहा और चाणक्य अपनी कक्षा की ओर बढ़ गए। वो सभी इस बात से अनजान थे कि पब्बत और वीरसेन एक तरफ छिपकर उनकी बातें सुन रहे हैं। पब्बत के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान थी। वीरसेन बोला, क्या हुआ मित्र, आचार्य चाणक्य के यहां से जाने की बात सुनकर तुम्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है? पब्बत बोला, हाँ, मैं इसी मौके की तलाश में था। वीरसेन हैरानी से बोला, लेकिन क्यों? उनके जाने से तुम्हें क्या फायदा? पब्बत बोला, फायदा ही फायदा है। उनके जाने का अर्थ है कि चंद्रगुप्त अकेला पड़ जाएगा, और यही सही समय है चंद्रगुप्त के साथ युद्ध करने का। वीरसेन बोला, तुम चंद्रगुप्त के साथ युद्ध करना चाहते हो? लेकिन वो तुमसे युद्ध क्यों करेगा? वो कभी तक्षशिला के नियमों के विरुद्ध जाकर तुमसे युद्ध नहीं करेगा। पब्बत एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, तुम बहुत भोले हो वीरसेन। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। मैंने आचार्य चाणक्य से ही सीखा है कि जो काम शस्त्र से ना बने वहां बुद्धि का इस्तेमाल करो। तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूं। चंद्रगुप्त खुद आकर मुझसे युद्ध करेगा। वीरसेन पब्बत की बातें सुनकर हैरान था। वहीं पब्बत मुस्कुरा रहा था।